बच्चों, आज हमने यहाँ अपना स्टार्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन। लास्ट क्लास में हमने अपना जो लास्ट दो क्लासेस हमने लगाई थी, उन दो क्लासेस में हमने पहली क्लास में तो देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस, जो आप लोगों के पास अभी एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फाइनल में आप लोगों को इंड एस करने हैं, जो अब इंडिया में लेटेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं या आपके मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो कंपनीज पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, जिनकी नेटवर्क है 250 करोड़ से ऊपर, या सब रजिस्टर्ड कंपनीज या बैंक या एनबीएफसी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, पिछली दो क्लासेस में। आज हमने अपने स्टार्ट करने हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और सबसे पहले हमने अपना स्टार्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बच्चे, ये नाम से शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा। आप लोगों ने फाउंडेशन में ये पूरा टॉपिक किया हुआ है, पूरा स्टैंडर्ड किया हुआ है आप लोगों ने फाउंडेशन में, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहां आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की फॉर्म में नहीं किया, वहां आप लोगों ने इसे एक चैप्टर की फॉर्म में किया, जो आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज, अजम्पशन, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स का चैप्टर था। इसमें बेसिकली दो टॉपिक आते हैं हमारे, एक आते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस और दूसरे आते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, और इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट्स आप लोगों ने सारे किए हुए हैं अपने फाउंडेशन के चैप्टर में। लेकिन हम यहाँ पर इस एएस को दोबारा से करेंगे, डिटेल में करेंगे, और बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे आज तक आप लोगों ने इसे नहीं किया हुआ। क्लियर है जी? तो अब हम स्टार्ट करते हैं जरा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बच्चों, दो टॉपिक अभी हमने बात की थी इस चैप्टर में है, एक है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस और सेकंड है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो चलो हम पहले अपनी अकाउंटिंग एजम्पशंस पे ही चलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास तीन बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। कौन कौन सी है बच्चों? सबसे पहली गोइंग कंसर्न, सेकंड कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड एक्रूअल कंसेप्ट या एक्रूअल बेसिस आप बोल सकते हैं। बच्चों, ये तीन हमारे पास बेसिक असम्पशंस है, आप लोगों ने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा और शायद स्कूल में भी पढ़ा होगा कि ये तीन हमारे पास बेसिक असम्पशंस हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल बेसिस। बेसिक असम्पशन का मतलब कि हम बुक्स बनाते हुए ये तीनों चीजों को फॉलो करते हैं, और ऐसा हमें कहीं डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक असम्पशंस है, दैट मींस जो भी आपकी बुक्स रीड कर रहा है, जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके, वो ये मानकर चलेंगे, असम्पशन लेकर चलेंगे कि ये तीनों चीजें फॉलो की गई हैं, ये तीनों पॉलिसी, ये तीनों असम्पशंस फॉलो की गई हैं आपकी बुक्स में। मींस जब आपकी बुक्स बनाई तो गोइंग कंसर्न को फॉलो किया गया, ये मान के चला कि आपके बिजनेस लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। अभी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर कोई भी इसके वाइंड अप होने की कोई भी संभावना नहीं है। और सेकंड है जी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स आप लोगों ने लास्ट अकाउंटिंग पीरियड्स में फॉलो किए, वो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिंसिपल उन सेम ट्रांजैक्शंस के लिए ही करंट पीरियड में फॉलो किए गए, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। थर्ड आता है जी हमारे पास एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारी बुक्स एक्रूअल कंसेप्ट पे चलते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट मतलब कि करंट ईयर के एक्सपेंसेस करंट ईयर में ही रिपोर्ट किए जाएंगे, वेदर उनकी पेमेंट कैश में पे हुई या नहीं हुई। कोई एडवांस भी एक्सपेंसेस पे कर दिए तो उसे भी हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, उसे अपने पास एसेट शो कर देते हैं हम प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। ऐसे ही सेम अगर करंट ईयर की इनकम है तो वो करंट ईयर में ही रिकॉर्ड की जाएगी, चाहे वो रिसीव हुई या नहीं हुई। चाहे एडवांस पे रिसीव हो गई, उसे भी अपनी लायबिलिटी शो करेंगे, इनकम शो नहीं करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर में आपने अर्न नहीं की। दैट मीन्स आपने जो अर्न किया वही आप इनकम शो करेंगे, जो एक्चुअल में एक्सपेंड किए वही एक्सपेंड शो करेंगे। यही हमारा एक्रूअल कंसेप्ट है बच्चे। ये तीन हमारे पास असम्पशन है, इनको हम नोट कर लेते हैं जरा, इनकी डेफिनेशन से इनके मीनिंग्स नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जरा देखें गोइंग कंसर्न।
गोइंग कंसर्न की अभी मैंने बात की, तो इसको लिखते हैं जरा। ये क्या कह रहा है? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली prepared on an assumption that the operations of entity will continue in the foreseeable future and neither there is intention nor there is need to materially curtail the scale of operation। बच्चों देखे जरा क्या कह रहे हैं। मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ बच्चों एज इट इज जो हमारे स्टडी मैट के अंदर है वही मीनिंग और डेफिनेशन लिखवाने की, क्योंकि हमारा आईसीए जब सजेस्टेड देता है एग्जाम में तो वो स्टडी मैट वाले आंसर्स ही सजेस्टेड में देता है। एज इट इज स्टडी मैट की लैंग्वेज ही वही वर्डिंग सेम सजेस्टेड में देता है। तो इसीलिए ट्राई करें कि आप लोग भी स्टडी मैट की लैंग्वेज पढ़ें, लॉ की लैंग्वेज पढ़ें, जिससे आपको आप इसे रीड करेंगे तो इस रिटेन करने में भी बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप रीड ही स्टडी की लैंग्वेज नहीं करेंगे, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज करेंगे तो आप रिटेन भी नॉर्मल लैंग्वेज ही कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल लॉ की लैंग्वेज पढ़नी बहुत जरूरी है। ये कहता है गोइंग कंसर्न, क्या है गोइंग कंसर्न? कहता है हम मान के चलते हैं, कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन ए असम्पशन। जिसने यही बता दिया कि क्या है जी, assumption है। कहता है नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन assumption, इसी assumption पे प्रिपेयर की जाती है कि दैट द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी विल कंटिन्यू इन द फोरसेबल फ्यूचर। ये मान के चलते हैं कि जो एंटिटी की ऑपरेशंस है वो आने वाले फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। एंड नाइदर देयर इज इंटेंशन नॉर देयर इज नीड टू मटेरियली curtail द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। कहता है जी ना तो इंटेंशन है और ना ही नीड है। इंटेंशन मतलब ना तो इच्छा है हमारी और ना ही जरूरत है किस चीज को, टू मटेरियली कर्टेल द स्केल ऑफ ऑपरेशन। मटेरियली कर्टेल का मतलब, मटेरियली कर्टेल का मतलब कि ऑपरेशन को या तो क्लोज कर देना और रिड्यूस कर देना। ठीक है, कर्टेल का मतलब या तो क्लोज या रिड्यूस। और मटेरियली का तो आप मतलब समझते हैं, मटेरियली का मतलब कि कुछ इस फॉर्म में किया जाए जिससे यूजर्स के डिसीजन पे फर्क पड़ जाए या फिर जो बहुत मेजर इफेक्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डाल पाए। ये डेफिनेशन या ये मीनिंग क्लियर है जी गोइंग कंसर्न का? क्या कह रहा है जरा एक बार दोबारा से सुन लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी प्रिपेयर की गई है इस असम्पशन पर कि एंटिटी का जो ऑपरेशंस है उसके बिजनेस है वो फोरसेबल फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा और उसमें कोई भी हमारी ऐसी इंटेंशन या नीड नहीं है कि हम उसके ऑपरेशंस को कर्टेल करें मटेरियली, दैट मींस या क्लोज या रिड्यूस करें, उसका स्कोप रिड्यूस करना। क्लियर है जी, उसका स्कोप रिड्यूस करते हैं। तो ऐसी हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, तो इसीलिए हम ये मान के चलेंगे
ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर में रहने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हमने डेफिनेशन करनी है अपनी कंसिस्टेंसी की। नेक्स्ट चलते हैं जरा, नेक्स्ट डेफिनेशन कंसिस्टेंसी। ये क्या कह रहा है जी? ये कहता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी रेफर्स to the practice of using same accounting policies for similar transactions in all accounting periods। ये क्या कह रहा है बच्चों? कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अभी हमने बात की थी, कह रहा था प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग same accounting policies for similar transactions in all accounting periods। कि similar transaction के लिए same accounting policies हम यूज कर रहे हैं अपने आने वाले सभी accounting periods में। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के लिए आप रिटर्न डाउन वैल्यू यूज करते हैं, तो आप आने वाले समय में भी रिटर्न डाउन यूज कर रहे हैं। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हैं, तो आप हर ईयर में वेटेड एवरेज ही यूज कर रहे हैं। क्लियर है जी? ये हो गई हमारी इस तरह से अकाउंटिंग पॉलिसी। अंडरलाइन कर देना, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस। ये दो वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है कि कहता है सिमिलर ट्रांजैक्शन मींस एक जैसी ट्रांजैक्शन के लिए सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ईच ईयर यूज कर रहे हैं। थर्ड हमारी डेफिनेशन है, उसे भी हम नोट कर लेते हैं और फिर समझते हैं एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कहता है कि अंडर द basis of accounting under this basis of accounting transactions are recognized as soon as they occur। Whether or not cash or cash equivalent is actually received or paid। ये क्या कह रहा है? अभी हमने बात की थी एक्चुअल कांसेप्ट की भी। ये कहता है अंडर दिस बेसिस द अकाउंट एंड अंडर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज सून एज दे अकर। एज सून एज दे अकर मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शंस हुई हमने उसी समय उसे रिकॉर्ड कर दिया।
उसी समय उसकी जर्नल एंट्री पास कर दी। वेदर और नोट कैश और कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और नोट, चाहे हमारा कैश और कैश इक्विवेलेंट एक्चुअली रिसीव हुआ या पे हुआ या फिर नहीं भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है जी? वेदर और नॉट कैश और कैश इक्विवेलेंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड, कि चाहे वो रिसीव हुआ या पे हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स आप रिपोर्ट करते हैं, क्रेडिट सेल इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्चुअल कांसेप्ट। कहते हैं जी क्रेडिट सेल आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या करते हैं, कैश तो नहीं आया, जैसे ही सेल की आपने उसी दिन रिकॉर्ड कर दी, चाहे कैश नहीं आया फिर भी आपने उसे अपनी इनकम मूव कर दिया। यही हमारा एक्चुअल कांसेप्ट है बच्चों। अगर बाद में हमें कुछ ऐसा माइनर सा भी लगता है कि किसी से पेमेंट नहीं आने वाली है, तो हम उसका प्रोविजन बनाते हैं। ये हमारा S9 बोलता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन वाला, कि आप रेवेन्यू का एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए करें। उसके बाद अगर आपको कोई फ्यूचर में ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी रिकवरी के चांसेस कम है या रिकवरी में डाउट है, तो आप इसका प्रोविजन बनाकर चलें। ये बच्चों नोट कर लो आप। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा अकाउंटिंग जो हमारी असम्पशंस हैं वो तो खत्म हो गई हैं हमारी। इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमें चलना है। तो आई थिंक आप लोगों ने कोई कंसर्न वाला रिपोर्ट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रद्द कर रहा हूँ। अब जरा असम्पशंस के डिस्क्लोजर देखिए जरा। डिस्क्लोजर्स फॉर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions। कैसा है इसके डिस्क्लोजर। अब एक बात जी, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions है, हमने ऊपर भी बोला है कि हम मान के चलते हैं कि ये तीनों बातें, तीनों प्रिंसिपल्स, ये तीनों assumptions फॉलो की गई हैं। जब हमें बताया है कि हमने मानकर ही चलना है कि ये तीनों assumptions फॉलो की गई हैं, तो उस केसेस में क्या हमें इसका डिस्क्लोजर देना होगा? नहीं जी। अगर हमने फॉलो की है, जब मान लिया, तो डिस्क्लोजर कैसा? डिस्क्लोजर तो उस चीज का है जहां पर डाउट्स हो, या हम अपने बेसिक प्रिंसिपल से थोड़ा सा दूसरी साइड चले जाएं, अपना वे चेंज कर दें, या फिर जहां टू वे पॉसिबल्स हो, एम्बिग्यूटी हो। तो अब यहां पर ये कहता है जी, हमारे पास कहता है अगर आपने फॉलो किया तो कोई डिस्क्लोजर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि ये तो सब मानकर ही चलते हैं कि ये फॉलो किया, और ये चीजें सब फॉलो करते ही करते हैं, तो डिस्क्लोजर कैसा देना जब सभी ने फॉलो करना है? तो इस केस में तो कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपको अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने ये फॉलो नहीं किया। और डिस्क्लोजर किस तरह से दिया जाता है जी? डिस्क्लोजर इस तरह से दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि हमारे पास एक बेसिक अकाउंटिंग एग्जम्पशन थी। फॉर एग्जांपल, हमने कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। दैट मींस किसी ट्रांजैक्शन के लिए हमने सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल, हम माने कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए हमने वेटेड एवरेज की बजाय इस बार से फीफो मेथड यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए करंट ईयर में वेटेड एवरेज की बजाय फीफो मेथड यूज किया है, और उसके कारण जितने भी चेंजेस हुए, जो अमाउंट में चेंजेस आया, वो भी हमें बताना पड़ेगा। ये क्लियर है बच्चों?
अजम्पशन के लिए सिर्फ इतना डिस्क्लोजर बहुत होता है कि आपने फॉलो नहीं किए, लेकिन पॉलिसीज के डिस्क्लोजर में आपको अमाउंट बताना पड़ता है, तो इसीलिए दोनों चीज़ें आपको इकट्ठी ही बतानी पड़ती है। यहाँ तक कोई भी बच्चों को डाउट? बच्चों मैं रब कर रहा हूँ इसे, 1 मिनट देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर दें, अगर जिस बच्चे का नहीं नोट हो उसके बाद मैं इसे रब कर रहा हूँ। आई थिंक आप लोगों का नोट हो गया होगा, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब इसी एज के नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अकाउंटिंग पॉलिसीज पर हम चलते हैं जरा फटाफट से, टाइम वेस्ट किए बिना हम फटाफट से इसे अकाउंटिंग पॉलिसीज पहले जरा इसे नोट कर लें, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। कहता है इट रेफर्स to the specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by enterprise in preparation and presentation of financial statement। बच्चे कह रहे हैं कि कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, कहता है रेफर टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पहली बात तो कहता है कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, एंड और उसके अलावा मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। कहता है उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के मेथड, फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज अ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और वो हमारा यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसीज की उसमें आ जाएगा, और उसको अप्लाई करने के मेथड फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, रिटेल सेल मेथड, ये सब क्या है जी, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स। तो ये भी हमारे पास क्या है, अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स मेथड इज एन अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted by enterprise in the preparation and presentation of financial statement। जो भी अडॉप्ट किए गए किस लिए, प्रिपरेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूं, यही जो अभी हम बात कर रहे थे, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, जिसमें आप लिखेंगे वेटेड एवरेज,
फीफो और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लिखें। एक हमारे पास रिटेल सेल मेथड भी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके भी दो मेथड है बच्चे, आप लोगों को याद होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये क्लियर है बच्चों। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या कहता है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कहता है जी ये वो प्रिंसिपल्स हैं या फिर उनको अप्लाई करने के मेथड है जो एंटरप्राइज ने अडॉप्ट किए प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हमने बात की मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी या फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसे मैं रब कर रहा हूं बच्चों। आगे हम इसमें चलते हैं जरा, और नीचे से आपको बोर्ड नजर आ रहा है क्या? हाँ नजर तो आ रहा है। चलो नीचे हम इसमें नोट कर लेते हैं आगे वाले इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पर। तो इसमें नीचे आप हेडिंग नोट कर लें, फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे पास तीन फैक्टर है बच्चों जो हमारे सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला प्रूडेंस। हमें अपने प्रूडेंस कंसेप्ट को ध्यान में रखकर ही सभी के सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज चूज करनी है। तो ये कहता है तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करें। फॉर एग्जांपल मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी की आप किस मेथड से इन्वेंटरी वैल्यू करना चाहते हैं या कैश फ्लो किस मेथड से बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप प्रूडेंस का हमेशा ध्यान रखें। सेकंड मटेरियलिटी एंड थर्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई हैं और आपको भी चूज वैसे ही करनी होती हैं। सबसे पहला कहता जब भी आप कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करें तो प्रूडेंस को ध्यान में रखें। प्रूडेंस याद है बच्चों आप लोगों ने किया हुआ है, प्रूडेंस प्लस 1 प्लस 2 में भी फाउंडेशन में भी। प्रूडेंस क्या होता है, ये कहता है जी आपको अपनी अकाउंटिंग करते हुए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि आने वाले फ्यूचर में जो आपके एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं या एक्सपेंसेस हैं उनको आज ही बुक्स पे प्रोवाइड किया जाए या उनका प्रोविजन बनाया जाए। लेकिन इनकम्स को जब एक्चुअली आपके पास आपने अर्न कर ली एक्चुअल बेसिस पे तभी आप रिकॉर्ड करें, आप उसका प्रोविजन इनकम का नहीं बना सकते। आने वाले फोर्सिबल लॉसेस या एक्सपेंसेस का जरूर बनाएं, ये हमारा प्रूडेंस कहता है। इसके अलावा मटेरियलिटी, मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है जी, कहता है कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, लेंडर्स हो सकते हैं, कहता है ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इफेक्ट कर दे, दैट इज द मटेरियल इंफॉर्मेशन। और उस मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही मटेरियलिटी है। थर्ड कहता है जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फाउंडेशन में। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब क्या है बच्चों, ये कहता है कि आपको अकाउंटिंग करते हुए लीगल फॉर्मेलिटीज को
इतना ध्यान नहीं देना, उसके एक्चुअल सब्सटेंस को ज़्यादा वेटेज देनी है। मैंने इसमें फाउंडेशन में एक एग्जांपल बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं भी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की, तो आज हमने प्रॉपर्टी सेल कर दी, आज हमें कंसिडरेशन भी रिसीव हो गई, हमारा एग्रीमेंट भी हो गया, तो हम आज ही उसकी सेल की एंट्री पास कर देंगे। लेकिन जो बायर था उसने उसकी रजिस्ट्री 2 महीने बाद करवाई, तो क्या हमें सेल की एंट्री 2 महीने के लिए पोस्टपोन करनी चाहिए? क्या जो हमें आज कैश रिसीव हुआ उसे हमें सस्पेंस अकाउंट में डालना चाहिए, अपनी लायबिलिटी शो करनी चाहिए? नहीं जी, हमारा एक्चुअल सब्सटेंस क्या है कि हमने आज सेल कर दी, तो हम आज उसे सेल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे लीगल फॉर्मेलिटीज पेंडिंग ही क्यों ना हो। सेम अगर हमने प्रॉपर्टी परचेज कर दी, पेमेंट कर दी, तो S9 हमारा क्या कहता है जी? अगर हम सेल के लिए बात कर रहे हैं तो S9 कहता है आपने पैसे ट्रांसफर कर दी तो हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी। ये कहता है जी इसको रिवार्ड अगर आपने ट्रांसफर कर दिया, हाँ हमने प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट किया, इसको रिवार्ड सब उसका है, वो चाहे रजिस्ट्री करवाए चाहे 10 साल ना करवाए। कल को अगर भूकंप से गिर जाए तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पैसे आ गए, सेल कर दी, काम खत्म, उसी का है। और उससे आने वाले फ्यूचर में कोई बेनिफिट हमें होने वाला नहीं होने वाला जी। कंसिडरेशन आ गई, हाँ जी कंसिडरेशन आ गई हमारे पास, S9 कहता है जी आप रिकॉर्ड कर दो, हमने कर दिया, दैट इज द प्रैक्टिकल सब्सटेंस, एक्चुअल सब्सटेंस। लीगल फॉर्मेलिटीज हमने कहीं कंसीडर ही नहीं करी। और सेम ऐसी अगर हमने खरीदी है, हमारे पास एसेट आ गए, जिसको रिवार्ड हमारा पेमेंट हमने दे दी, हम रजिस्ट्री चाहे 10 साल ना करवाएं, हमारी एसेट है, हमारी बुक्स में एसेट रहेगी, हम उसे यूज करेंगे। हमने गाड़ी परचेज की, पेमेंट कर दी, एग्रीमेंट हो गया, आप लोग भी देखते हैं आरसी ट्रांसफर नहीं करवाई, बहुत से लोग इस तरह से चलाते हैं, हालांकि ऐसे नहीं चलाना चाहिए कि अगर आज से कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाए या कोई कल को कुछ ऐसा हो जाता है कि जो बायर है वो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो जिसके नाम आरसी है वो पकड़ा जाता है। और बहुत से लोग एग्रीमेंट भी संभाल कर नहीं रखते हैं, तो उस केस में बहुत इशू आ जाते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी व्हीकल बेचे खासकर, तो सामने ये एश्योर जरूर करें कि सामने वाला उसको साथ के साथ ही अपने नाम पे ट्रांसफर जरूर करवा ले। बहुत से लोग तो ऐसे प्रैक्टिकल कुछ केसेस ऐसे हुए जिनके कारण ये ऐसे केसेस में जो सेलर थी उसे बाद में प्रॉब्लम्स आई। तो अब तो बहुत से सेलर्स ने ये करना शुरू कर दिया है कि वो जब भी कोई चीज़ बेचते हैं तो उस समय ही एक्स्ट्रा पैसे ले लेते हैं और आरसी खुद ही ट्रांसफर कर देते हैं। या बहुत से डीलर्स हैं जो बीच में बिकवाते हैं, जो कमीशन देते हैं, उन्होंने ही आरसी ट्रांसफर करने का अपना चार्जेस ले लेते हैं और आरसी ट्रांसफर करने का पूरा जो सिस्टम है, पूरी सर्विसेज है वो ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर ट्रांसफर ना करवाएं तो भी ओनर तो वही है जिसने खरीद ली है। हम अगर हमने खरीद ली तो हम ओनर है, चाहे हम आरसी ट्रांसफर ना करवाएं। क्लियर है जी? तो इसीलिए लीगल फॉर्मेलिटीज को हम अपनी अकाउंटिंग में वेटेज नहीं देते, उसके प्रैक्टिकल सब्सटेंस या एक्चुअल सब्सटेंस को वेटेज देते। यही हमारा कंसेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो ये कहता है इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई गई हैं और आपको भी उनमें से चूज इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही करनी है। चलो जी हम आगे चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और हमारा ये चैप्टर खत्म। Disclosures of changes in accounting policies। हमें डिस्क्लोजर बताने हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज करने की। अगर हम उसमें कुछ चेंज करते हैं तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स हमें देने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जरा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कहता है जी जो हमने चेंज किया क्या वो मटेरियल है करंट पीरियड में। मटेरियल मतलब कि ऐसा जिससे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन पे फर्क पड़ जाए, शेयर होल्डर के डिसीजन पे फर्क पड़ जाए कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट किए रखना है या यहाँ से पैसे निकालने या फिर और इन्वेस्टमेंट करनी है।
बैंक के डिसीजन में फर्क पड़ जाए कि इनसे लोन आज ही डिमांड करना है या कंटिन्यू रखना है। क्रेडिटर के डिसीजन पे फर्क पड़ जाए कि इन्हें माल उधार देना है या नहीं देना है। ठीक है जी। तो ये हमारे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में सबसे पहला है। कहता है अगर कोई ये चेंज क्या मटेरियल है करंट पीरियड में, कहता है जी अगर मटेरियल है तो क्या करना है जी, कहता है जी अमाउंट, अगर आप इसका अमाउंट भी निकाल सकते हैं। मटेरियल तो है, ये तो हमने बात कर ली। कहता है जी क्या अमाउंट निकाल सकते हैं, ये भी देखते हैं जी। कहता है जी इसका अगर आपने अमाउंट कंप्यूट कर लिया कि ये मटेरियल तो है चेंज, लेकिन इसका अमाउंट क्या है, दैट मींस जैसे हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का चेंज करते हैं मेथड वेटेड एवरेज से FIFO, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कितना डिफरेंस आ गया, ये हमारा अमाउंट है। अगर ये अमाउंट आप निकाल सकते हैं तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना है, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज्ड। अगर अमाउंट नहीं निकाल सकते तो सिर्फ फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज्ड, कि आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज कर ली है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज कर दिया है, आपने FIFO से वेटेड एवरेज में शिफ्ट कर दिया है, अमाउंट आप असर्टेन नहीं कर सकते। सेकेंड ये कहता है जी नोट मटेरियल, अभी तक तो हमने बात की अगर मटेरियल है, कहता है जी अगर नोट मटेरियल इन करंट पीरियड बट material in subsequent periods, तो उस केस में क्या करेंगे, करंट पीरियड में तो मटेरियल नहीं है लेकिन आने वाले पीरियड्स में मटेरियल है, फ्यूचर में मटेरियल हो सकता है, करंट पीरियड में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज की, वेटेड एवरेज से FIFO में गए तो करंट पीरियड में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट ईयर में आपका हो सकता है कि आपका ऐसा ईयर हो जिस ईयर में आपने अपनी जो ओपनिंग इन्वेंट्री थी सिर्फ वही सेल कर दी, और जो परचेज की और ओपनिंग इन्वेंट्री थी उनका आपने या सेल परचेज की भी तो रेट सेम रहा, रेट में कोई वेरिएशन नहीं हुआ करंट ईयर में, जितनी भी इन्वेंट्री परचेज की गई है जो ओपनिंग हुई, तो उससे FIFO और वेटेड एवरेज में कोई फर्क नहीं आने वाला, जो भी यूनिट पड़े होंगे रेट सेम ही आएगा वेटेड एवरेज और FIFO से। तो हो सकता है कि करंट ईयर में इसका फर्क ना पड़े, लेकिन फ्यूचर ईयर्स में पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे, फैक्ट्स में लिखा जाएगा कि ये हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चेंज किया, जिसके कारण करंट पीरियड में तो कोई चेंज नहीं आया वैल्यूएशन में इन्वेंट्री की, लेकिन फ्यूचर पीरियड्स में इसका इफेक्ट हो सकता है, इसके कारण चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कहता है फैक्ट्स टू बी disclosed in current period that करंट पीरियड में ही फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं क्या, इट इज मटेरियल इन सब्सीक्वेंट पीरियड, कि आपने करंट ईयर में ही फैक्ट डिस्क्लोज कर देने हैं कि ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका करंट ईयर में इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन सब्सीक्वेंट पीरियड में ये मटेरियल हो सकती है। बच्चों ये हमारे पास हमारा AS1 था, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, और ये हमारा AS1 यहाँ पर खत्म हो गया है। इसके आगे हमारा AS1 नहीं है, और इसमें
बेसिकली एग्जाम में AS1 के ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोगों ने फाउंडेशन में ना किया हो। ये सारा फाउंडेशन में आपको जो स्टार्टिंग का आपका चैप्टर 1 है थ्योरी का, उसी के अंदर आपको ये सारी बातें पूछी गई हैं और वहाँ पर इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब वहाँ पर इसके क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आपको सिर्फ AS की फॉर्म में पढ़ाने कि यहाँ आप AS पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो अकाउंटिंग पॉलिसी से रिगार्डिंग ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसके डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग कि आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी दी हो, उसमें चेंज दिया हो, तो वहाँ पर क्या कहा जाता है जी अकाउंटेंट की कंटेंशन है या कंपनी की कंटेंशन है कि हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी चेंज कर दिया FIFO से वेटेड एवरेज पर, बट इसको कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप कहोगे नहीं जी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, क्या डिस्क्लोजर आप कहेंगे अगर जो मटेरियल है करंट पीरियड में और उसका अमाउंट असर्टेन कर सकते हैं तो अमाउंट बताना है, नहीं है तो सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। और अगर करंट पीरियड में मटेरियल नहीं है तो आप ये फैक्ट डिस्क्लोज करें, अगर वो सब्सीक्वेंट पीरियड में मटेरियल होगी तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करें कि ये सब्सीक्वेंट पीरियड में मटेरियल होगी। कई बार ऐसा आ जाता है कि अकाउंटेंट कह रहा है कि ये करंट पीरियड में मटेरियल नहीं है तो इसीलिए इसे करंट पीरियड में डिस्क्लोज नहीं करनी, सब्सीक्वेंट पीरियड में मटेरियल होगी तो सब्सीक्वेंट पीरियड में डिस्क्लोज कर देंगे। तो आप वहां पर कहेंगे नहीं जी इसकी कंटेंशन रॉन्ग है, एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर ये करंट पीरियड में मटेरियल नहीं है लेकिन सब्सीक्वेंट पीरियड में मटेरियल है तो भी इसका फैक्ट करंट पीरियड में डिस्क्लोज करना है कि ये सब्सीक्वेंट पीरियड में मटेरियल होगी। क्लियर है जी? ये हमारे इस तरह से इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी है तो आप बताएंगे कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि इसने कंपनी ने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के लिए जो यूजफुल लाइफ थी डेप्रिसिएशन की वो पहले 10 ईयर्स थी, लेकिन अब कंपनी को लग रहा है कि ये मशीनरी 10 ईयर्स नहीं चलेगी, ये 15 ईयर्स तक चल जाएगी। तो कहता है कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? आप कहेंगे नहीं, ये तो एजम्पशन है जो हमने दी है, ये तो एजम्पशन है, अकाउंटिंग एजम्पशन, लेकिन ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है। गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी एक्यूरेसी ऐसा नहीं, ये अकाउंटिंग एजम्पशंस है जो यूज्ड बाय मैनेजमेंट है या जो मैनेजमेंट ने एजम्पशंस कंसीडर की फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फंडामेंटल नहीं है। तो ये मैनेजमेंट ने एजम्पशंस दी, इनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती, इनका कुछ भी इफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं होती कि आपने लाइफ चेंज किया कुछ। इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जरूर होता है, लेकिन आप जब फिक्स एसेट्स का शेड्यूल बनाते हैं तो उसमें आप डिस्क्लोज कर देते हैं कि लाइफ ऑफ द एसेट इज 15 इयर्स, तो डेप्रिसिएशन इस अकॉर्डिंग कंप्यूट किया, तो इसीलिए वहाँ ऐसा स्पेसिफिकली भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी हम अपने एंड से एक डिस्क्लोजर जरूर दे देते हैं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। ये भी हमारा वैसे AS5 में कवर्ड होता है टॉपिक, इसमें नहीं कवर होता अकाउंटिंग एजम्पशन का, यहाँ सिर्फ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन और पॉलिसीज कवर होता है। तो इस तरह से हमारे पास AS1 में कभी क्वेश्चन आ जाता है, अगर आ गया तो आप इस तरह से इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा स्टैंडर्ड है, ठीक है जी, लेकिन इसमें पूछा बहुत कम जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से कर लें, रिवाइज कर लें, और कोई भी डाउट्स होंगे तो वो हम अपनी डाउट सेशन या डाउट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। होप्स हो कि आप लोगों के इसमें कोई डाउट्स नहीं आएंगे। तब तक के लिए बाय।